Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari and I am your chemistry teacher. आज का जो टॉपिक होगा that would be very interesting as well as very important as far as the long question portion is concerned. Student, आज हम पढ़ेंगे peculiar behavior of fluorine. इससे पहले भी हमने इस तरह के बिहेवियर्स को स्टडी किया है एंड यू ऑल बेटर नो दैट एवरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप शोज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू अदर फैमिली मेंबर्स और इसी बिहेवियर का नाम है पेक्यूलियर बिहेवियर। तो चूंकि हैलोजेंस में ग्रुप में सबसे टॉप पे फ्लोरीन मौजूद है तो आज हम पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ ये टॉपिक मौजूद है। तो चले चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन और आप इस टॉपिक से पहले ही वाकिफ़ हैं बिकॉज यू ऑल नो दैट every first element of every group of the periodic table shows somehow unique characteristics from other members of the same group, जिसको आप peculiar behavior के नाम से जानते हैं, जिसको आप पहले भी जिन भी ग्रुप्स को आप पढ़कर आए हैं उन ग्रुप्स के हर ग्रुप के पहले मेंबर ने बाकी मेंबर्स से कुछ थोड़ा सा अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए थे एंड वी कॉल्ड इट एज पेक्यूलियर बिहेवियर। तो चूंकि फ्लोरीन भी अपने ग्रुप में सबसे पहले नंबर पर है इसलिए ये भी पेक्यूलियर बिहेवियर शो करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज मेंट बाय पेक्यूलियर बिहेवियर। इट इज समहाउ यूनिक और डिफरेंट बिहेवियर or we can say that properties of first member of a group। और वो different behavior उसका किसके साथ है with respect to other members of the same group। So ये है peculiar behavior। Since fluorine is present at the top of its group named as the halogens, तो fluorine भी peculiar behavior show करेगा और वो आगे जाके हम इंशाल्लाह उसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी ज़्यादा फर्क हमें नजर आएगा बाकी ग्रुप के मेंबर्स। तो देखते हैं कि फ्लोरीन अपनी ही फैमिली अपने ही होमोलोगस सीरीज से अलग क्यों है, उसकी रीजंस क्या है। सो पेक्यूलियर बिहेवियर के पीछे जो रीजंस हैं सबसे पहले हम उन रीजंस को लिखेंगे और बाद में फिर एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी डियर स्टूडेंट्स आप पढ़कर आ चुके हैं कि पेक्यूलियर बिहेवियर की आम जो रीजन हमें मिलती है वो तो है स्मॉल साइज ऑफ दैट एलिमेंट जो ग्रुप में पहले नंबर पे पड़ा हुआ है। तो यहां पर भी फ्लोरीन के पेक्यूलियर बिहेवियर में भी हमें पहले नंबर पे उसका स्मॉल साइज नजर आता है ऑफ द एटम, यानी फ्लोरीन एटम की बात की जाएगी उसका स्मॉल साइज मिलता है एंड फ्लोराइड आइन। तो ये अगर आइन है ऑब्वियसली इसका रेडियस आयनिक रेडियस कहलाएगा और ये न्यूट्रल एटम है तो इसको हम न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन का अपने ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में खासा कम रेडियस होता है, साइज बहुत छोटा होता है। पेक्यूलियर बिहेवियर के पीछे सबसे बड़ी वजह तो हमें ये नजर आती है। पॉइंट नंबर 2, और अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितना साइज होता है, कितना रेडियस होता है और रेडियस के फिर हमें क्या आगे जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नजर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। Since
इट हैज अ हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो हाई वैल्यू क्यों होती है, यू कैन लिसन टू द फर्स्ट लेक्चर एज वेल, जहां पे हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था. थर्ड, they have high, fluorine has high electronegativity. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, अपने ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में तो काफी ज्यादा है. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके पेक्यूलियर बिहेवियर में. अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. दैट कुड बी अ न्यू पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन आप इसको पहले पढ़ चुके हुए हैं एक और नाम से. इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं और इसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं. और फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दैट इज वेरी लो. और वो लो क्यों है अभी हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मैं सबसे पहले तो वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, वो रीजंस बता रहा हूँ कि जिस वजह से फ्लोरीन हमें पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है. तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है एक बहुत बड़ा फैक्टर. इसके अलावा इसकी रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन टू एन ऑक्टेट. इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स. सो इट हैज अ रिस्ट्रिक्शन टू एन ऑक्टेट एंड its direct reaction with noble gases. ये स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो पेक्यूलियर बिहेवियर हमने ये जो लिखा है कि फ्लोरीन जो है वो डायरेक्ट कंबाइन हो जाता है विद नोबल गैसेस, और ये सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स से ही डिफर नहीं कर रहा है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट से डिफर कर रहा है. आपने बहुत कम सुना होगा कि हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं और हैलोजेंस फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो कर जाते हैं. सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रीजंस हैं पेक्यूलियर बिहेवियर की. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या इन सारी चीजों का हमें क्या आगे जो है वो नजर आता है, यानी पेक्यूलियर बिहेवियर इन सब चीजों की वजह से एक्चुअली क्यों है. सो टॉकिंग अबाउट स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम एंड फ्लोराइड आयन. डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन एटम बहुत छोटे साइज में होता है एज कंपेयर टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स. फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज अराउंड 71 पाइकोमीटर, और ये क्लोरीन जो भी इसके बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है क्लोरीन के मुकाबले में तो ये बहुत ही कम है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने लिखा है फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है 71 पाइकोमीटर्स, वेयर एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 175 पाइकोमीटर्स. तो आप देख सकते हैं कि अपने ग्रुप के मुकाबले में इसका जो साइज है वो बहुत बहुत छोटा है. इसी तरह अगर हम आयोडीन की बात करें जो नीचे पड़ा हुआ है, और मैं आयोडीन की बात इसलिए यहाँ पे दोहरा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली हमें ग्रुप के पहले मेंबर को और आखिरी मेंबर का कंपैरिजन करने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स को समझाने में, इसलिए मैं फ्लोरीन के साथ आयोडीन की एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ. एंड दैट ऑफ आयोडीन इज 140 पाइकोमीटर्स. तो ये है इनके एटॉमिक रेडियाई. अगर हम इनके आयनिक रेडियाई की बात करें तो वो भी उसमें भी देखा जाएगा कि फ्लोरीन जो है वो बहुत छोटे रेडियस में हमें नजर आता है. इफ वी टॉक अबाउट फ्लोराइड आयन रेडियस, सॉरी ये बढ़ जाता है, आपको पता है जब नेगेटिव आयन बनता है तो उससे रेडियस बढ़ जाता है, तो ये 71 पाइकोमीटर से बढ़ के 133 पाइकोमीटर्स पे चला जाता है. तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका रेडियस ठीक है बढ़ गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो आयनिक रेडियस है वो बढ़ के 181 पर चला जाता है, यानी 171 से बढ़ के 181 पाइकोमीटर्स पर वो आ जाता है. और अगर हम बात करते हैं, फर्ज कीजिए आयोडीन है, तो आयोडीन का जो आयनिक रेडियस है वो 220 पाइकोमीटर्स के ऊपर चला जाता है. सो अगर हम पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो एटॉमिक रेडियस भी फ्लोरीन का सबसे छोटा हमें नजर आता है,
और आयनिक रेडियस भी हमें सबसे छोटा फ्लोरीन का नजर आता है। तो ये बात तो कैटेगोरिकली हमने वैल्यूज से साबित कर दी कि अपने पूरे ग्रुप में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटम और इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइंस। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये हमें स्मॉल साइज में मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल साइज में मिलने की वजह से क्या होगा? स्मॉल साइज में मिलने की वजह से पहला काम जो होगा वो ये होगा कि छोटे साइज है, तो छोटे साइज में होने की वजह से हमें यहां पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। हमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स कैसे मिल सकते हैं? छोटे एटम्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाते हैं? अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के अंदर, यानी फ्लोरीन दूसरों के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, अपने साथ बात नहीं कर रहा, अपने साथ फ्लोरीन का वीक बॉन्ड होता है, उसके ऊपर मैंने भी डिस्कशन करनी, ये हम बात कर रहे हैं वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक्चुअली स्मॉल साइज का मतलब है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगी। ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स जो होगा वो बड़ा परफेक्ट होगा और उसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह क्या है? जितना छोटा एटम है, जाहिर है जितना छोटा एटम है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स के करीब है, तो न्यूक्लियस का होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें सबूत एक और जगह से भी मिलता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमें नजर आता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। अगर दो एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड हम देखना चाहें तो वो भी हमें सिलिकॉन और फ्लोरीन के दरमियान में मिलता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन सिलिकॉन एंड फ्लोरीन, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमें मिलता है और इसकी वजह स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम है और उसकी वजह है ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स। यानी क्या होगा कि बॉन्ड छोटे बनेंगे, साइज जब छोटा है ऑब्वियसली बॉन्ड छोटे बनेंगे। बॉन्ड छोटे बनने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा, ये बॉन्ड तोड़ना काफी मुश्किल होगा। सो स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई या स्मॉलर आयनिक रेडियाई की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा फ्लोरीन विद अदर एलिमेंट्स। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन किसकी है डियर स्टूडेंट्स? वो एक्सेप्शन है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन यानी इटसेल्फ एंड नाइट्रोजन। यानी फ्लोरीन आपस में जो बॉन्ड बनाता है, यानी फ्लोरीन के दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं होता, और फ्लोरीन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो भी कोई हमें इतना स्ट्रांग बॉन्ड नजर नहीं आता। इसके पीछे जो हमें रीजंस मिलती हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो हमें रीजंस मिलती हैं उसमें नंबर 1, ये सारे के सारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं तीनों। फ्लोरीन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 4 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाई हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो हमेशा वीक बॉन्ड बनता है। तो फ्लोरीन जो है वो दीगर एटम्स के साथ लाइक विद सोडियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, सल्फर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, लेकिन फ्लोरीन वीक बॉन्ड बनाएगा विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन इटसेल्फ और नाइट्रोजन। इसके पीछे एक और रीजन जो मिलती है, दैट इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाती है। तो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि उनका स्मॉल साइज है, ड्यू टू स्मॉल साइज। लेकिन अगर हम फ्लोरीन के रिएक्शंस इनके अलावा बाकियों के साथ देखते हैं तो हमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के नजर आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड अगर आप देखना चाहें तो वो सिलिकॉन और फ्लोरीन के दरमियान हमें इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का सिंगल बॉन्ड नजर आता है। इसी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड देखना चाहें इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो ये अवार्ड भी फ्लोरीन के हिस्से में ही आता है, और कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल हमें मिल सकती है। मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है मिथाइल रेडिकल के साथ, यानी मिथाइल के साथ जब फ्लोरीन जुड़ता है मिथाइल फ्लोराइड की फॉर्म में, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हमें मिलती है तकरीबन 452 किलो जाउल्स पर मोल, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम इसका मवाजना आयोडीन के साथ करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने आयोडीन को शो कर देता हूं, आयोडीन विद मिथाइल, it is a very weak bond as compared to the first bond of methyl with fluorine, और ये इंतहाई कम एनर्जी के ऊपर टूट जाता है, that is 235 किलो जाउल्स पर मोल। सो यहां से आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्लोरीन अपने स्मॉल साइज की वजह से जब बाकी एटम्स के साथ जुड़ेगा तो इट इज गोइंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहां पे फ्लोरीन का जो मिथाइल के साथ बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द बॉन्ड ऑफ आयोडीन विद द सेम मिथाइल ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट्स, पेक्यूलियर बिहेवियर के पीछे एक जो हमें वजह नजर आ रही है कि स्मॉल साइज है फ्लोरीन का एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स, और स्मॉल साइज की वजह से ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स होता है, जिसकी वजह से शॉर्टर वेव लेंथ, शॉर्टर लेंथ के, कम बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड्स बनेंगे, और जितनी कम बॉन्ड लेंथ होती है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूक्लियस के होल्ड के अंदर होता है। दैट इज वाई स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमें फ्लोरीन के बाकी एटम्स के साथ जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन की रीजंस जो हैं वो मैंने आपको बता दिया। सो एक तो ये वजह हो गई है इसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चलते हैं हैलाइड्स की तरफ, मैं यहां पे आपको हैलाइड्स की एग्जांपल देना चाह रहा हूं। यानी ये स्मॉल साइज में मैंने पहला पॉइंट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स का समझाया है, अब स्मॉल साइज होने की वजह से हैलाइड्स पे क्या असर पड़ेगा मैं वो समझाने लगा। चूंकि फ्लोरीन का हमने डिस्कस कर लिया कि फ्लोरीन हैज अ स्मॉल साइज, हैज अ लेस एटॉमिक रेडियस एंड एज वेल एज आयनिक रेडियस, तो जब ये हैलाइड्स बनाएगा, हैलाइड्स का मतलब है इट्स कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स, हैलाइड्स हैलोजेंस के कंपाउंड्स को कहा जाता है, और अगर फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो यहां पे फ्लोराइड्स की बात होगी। डियर स्टूडेंट्स, हैलाइड्स आमतौर पे दो तरह के बनते हैं, आयनिक हैलाइड्स होते हैं और कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं। ये फॉर्मेशन आपके लिए नई नहीं है, चूंकि फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जब मेटल्स के साथ जुड़ेगा तो ऑब्वियसली वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, और जब ये नॉन मेटल्स के साथ जुड़ेगा तो फिर ये कोवलेंट हैलाइड्स प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सोडियम की, मैं बात कर लूं, या अगर मैं कैल्शियम की बात कर लूं, चूंकि फ्लोराइड हमें आमतौर पे कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोरोस्पर की फॉर्म में ज्यादातर मिलता है, तो अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला है CaF2, तो ये आयनिक फ्लोराइड्स के अंदर शुमार होगा। और अगर हम कार्बन टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं तो ये चूंकि कार्बन भी नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये कोवलेंट फ्लोराइड्स के अंदर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे खास तौर पे आयनिक हैलाइड्स का, आयनिक फ्लोराइड्स का जिक्र जो है वो खास तौर पर करेंगे। चूंकि फ्लोरीन एक छोटे साइज का एटम है, दैट इज वाई हमने देख लिया कि छोटे साइज की वजह से वह स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाता है, तो फ्लोरीन के जो बॉन्ड यहां पर बनेंगे दैट वुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तोड़ने का मतलब है कि दे विल हैव हाई लैटिस एनर्जीज, और ऑब्वियसली अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये डिसोसिएट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, और अगर अलग नहीं होंगे तो ये पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोराइड्स जो हैं, बिलखसूस मैं कैल्शियम की सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूं, कि जो सेकंड ग्रुप के फ्लोराइड्स हैं, इंक्लूडिंग कैल्शियम फ्लोराइड, इंक्लूडिंग मैग्नीशियम
फ्लोराइड या बेरियम फ्लोराइड, ये आमतौर पे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। एंड व्हाई दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर? बिकॉज द बॉन्ड मेड बाय द फ्लोरीन विद द नेबरिंग मेटल इज सो स्ट्रॉन्ग कि उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट इज वाई हाई लैटिस एनर्जीज क्रिएट होती हैं, और हाई लैटिस एनर्जीज की वजह से वाटर जो है वो अनएबल हो जाता है उनको तोड़ने में। सो ये हमने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स के अंदर यहां पर भी देख लिया कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स नॉन मेटल्स के अंदर भी हमें उसके स्मॉल साइज की वजह से नजर आ रहे हैं, जबकि साथ साथ हमने देख लिया कि जब वो आयनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़ रहा है तो आयनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़ के आयनिक हैलाइड्स बना रहा है, और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनकी लैटिस एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एंड दे रिमेन इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एक तो ये बहुत बड़ी रीजन जो है वो हमें नजर आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल साइज ऑफ द एटम्स की वजह से, यानी फ्लोरीन का चूंकि स्मॉल साइज है, इसकी वजह से हमें ये चीजें नजर आती हैं। ये एक पेक्यूलियर बिहेवियर है। अगर हम दूसरे आयनिक हैलाइड्स की बात करें, लाइक NaCl की बात कर लें, सोडियम क्लोराइड की, आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन कैल्शियम का फ्लोराइड यानी फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड्स जल्दी करके वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, और उसकी वजह हमें हाई लैटिस एनर्जीज जो हैं वो नजर आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एक जो पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया है कि इनके बॉन्ड्स जो आपस में ये बनाते हैं या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, वो काफी वीक होते हैं, और उसकी मैंने रीजन आपको बता दी है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान आमतौर पे एक वीक बॉन्ड बनता है, और चूंकि ये छोटे साइज के एटम्स हैं, इसलिए जब ये बॉन्ड बनाने के लिए करीब आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से एक वीक बॉन्ड जो है वो बनता है। अब इस वीक बॉन्ड के बनने की वजह से क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बिलखसूस फ्लोरीन का जिक्र करना चाहता हूँ। फर्ज कीजिए कि वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन F2, तो F2 को हम आमतौर पे इस तरीके से लिखेंगे। इन केस अब ये जो बॉन्ड हमें बना नजर आ रहा है फ्लोरीन के दरमियान, हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि इट इज अ वीक बॉन्ड। अब चूंकि ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए, अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि फ्लोरीन हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम कहते किसको हैं। So the bond dissociation energy actually is the energy that is required to break this bond. Dear students, ये आप देख सकते हैं कि दो फ्लोरीन के एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, हम इसको तोड़ रहे हैं। इस तरह की ब्रेकेज को अमूमन हम कहते हैं कि ये होमोलाइसिस हो रही है। Homo means same, lysis means breakdown, so when it will be broken down by providing the energy, दरमियान का बॉन्ड टूटेगा और दो इक्वल पार्ट्स में ये टूट जाएगा, that is called as homolysis। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? एक्चुअली दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये टर्म, ये नाम आप आज शायद इसको पहली दफा डिस्कस कर रहे हैं। ये वही बॉन्ड एनर्जी है जिसको आप लोग इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस करके आ चुके हैं। अब फ्लोरीन की और बाकी ग्रुप मेंबर्स की जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, उनमें फ़र्क क्या है? उस फ़र्क को देखने के लिए चलें हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो कि इस टेबल में फ्लोरीन की दी गई है, दैट इज 154.80, जो क्लोरीन की है दैट इज 242.67, जो ब्रोमीन की है दैट इज 192.46, और जो आयोडीन की है दैट इज 150.6। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं वापस हमारी क्लास में। आप देख सकते हैं कि सबसे कम एनर्जी अब आयोडीन की हमें नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे कई एक रीजंस हैं। लेकिन अगर हम बाकियों को कंपेयर करें तो सबसे कम एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम हमें फ्लोरीन की नजर आ रही है, और वो हमने देखा है कि 154, यानी इसको तोड़ने के लिए हमें 154 किलो जाउल्स पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स।
इसकी वजह से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर फ्लोरीन किसी और के साथ रिएक्ट करना चाहता है तो जरूरी है कि पहले इसका ये बॉन्ड टूटे, और जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा जाहिर है उतनी ही जल्दी वो रिएक्ट करेगा। इसका मतलब है कि अगर अपने पूरे ग्रुप में फ्लोरीन की कम एनर्जी है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन विल बी वेरी 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 रिएक्टिव। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जितनी कम ये एनर्जी होगी उतनी जल्दी फ्लोरीन टूटेगा, और जितनी जल्दी वो टूटेगा उतनी ही जल्दी वो दूसरों के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये बता रही है कि इट इज वेरी 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 रिएक्टिव। और इसके ज्यादा रिएक्टिव होने की निशानी क्या है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि आप देखिए कि इसके इंतहाई वायलेंट रिएक्शंस नजर आते हैं। किसके साथ? ये वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। क्लोरीन भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन उसका रिएक्शन इतना वायलेंट नहीं होता। फ्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन इंतहाई वायलेंट है। इसका रिएक्शन मीथेन के साथ बहुत वायलेंट है। क्लोरीन ऑल्सो रिएक्ट्स विद मीथेन, लेकिन लेस वायलेंटली। ये तो इंतहाई वायलेंट रिएक्शन है, एंड समहाउ इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इतने वायलेंट रिएक्शंस होते हैं। सो व्हाई इट इज शोइंग वेरी वायलेंट रिएक्शंस, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। एंड व्हाई इट इज रिएक्टिव? बिकॉज इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी ही जल्दी ये दूसरों के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। सो ये जो पॉइंट है कि इट हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस शोज एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। तो हम इसमें यहां पे लिखेंगे कि इस बात को पूरा करेंगे कि एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स, यानी इतनी कम भी नहीं है, बट एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के मुकाबले में तो काफी कम है। तो ये कम होने की वजह से ऑब्वियसली ये उनके मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होगा, और इसके वायलेंट रिएक्शंस हमें शो कर रहे हैं कि इट इज वेरी 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 रिएक्टिव। सो ये पॉइंट भी हम लोग स्टूडेंट्स इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। देन इफ वी मूव टू देयर हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है उनको पता है, वहां हमने साबित कर दिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर एटॉमिक साइज का है। आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? इट इज the energy which is required or given to lose the last shell electron, that is valence electron. अब ये atomic size पे कैसे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली जितना छोटा साइज होगा उतना ही उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के करीब होंगे, और उतना ही उसके ऊपर होल्ड होगा। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स उतना ही करीब होंगे, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। Then if we move to the high electronegativity value, this suggests कि it is a very good non-metal. बाकी members भी non-metal हैं, लेकिन इसकी affinity towards electron maximum होगी, क्योंकि इसकी electronegativity बहुत ज्यादा है। What is electronegativity? It is the ability to attract the electron pair. जब एक दो एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाईएस्ट है अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में। इसका मतलब है कि ये उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये स्टूडेंट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज वेरी वेरी लो, जिसकी वजह से ये वायलेंट रिएक्शंस शो करता है। इट इज वेरी 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 रिएक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे स्मॉल साइज से रिलेटेड एक और बात आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि इसका साइज कम है, तो जिसका साइज कम होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें चार्ज डेंसिटी जो होती है वो हाई हो जाती है। सो इट्स चार्ज डेंसिटी इज हाई। ये साइन ज्यादा का मैं लगा रहा हूं। सो इट्स चार्ज डेंसिटी इज हाई। और चार्ज डेंसिटी आप लोग पहले भी चूंकि आप लोग इसको टॉपिक को पढ़कर आ चुके हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ कि चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं। चार्ज ओवर
एरिया या वॉल्यूम, तो हम चूंकि यहाँ पे साइज को डिस्कस कर रहे हैं तो हम चार्ज ओवर साइज को लिख देते हैं। तो चार्ज ओवर साइज अगर किया जाए तो उसकी वजह से उसकी जो रेशो आती है, दैट रेशो इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। अब ये बात हम साबित कर चुके हैं कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, तो अगर डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होना, इससे पहले भी आप पढ़कर आए हैं कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होना पेक्यूलियर बिहेवियर के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द रिस्ट्रिक्शन टू एन ऑक्टेट। इस पॉइंट को जरा गौर से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इफ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है हीलियम, देन 2s2 एंड देन 2p5। इसी तरह फ्लोरीन के बाद बारी आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पूरे हो गए, then 3s2 and 3p5. But if we talk about the electronic configuration of bromine, whose atomic number is 35, so यहाँ पे ये ख़त्म होती है आर्गॉन पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं, then there will be 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, then there will be 3d10, 30 हो जाते हैं, और एंड पे 4p5 आ जाता है। और इसी तरह अगर आप नीचे आयोडीन की करते हैं तो उसमें 4d आता है और फिर वो 5p में जाके ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ब्रोमीन में नज़र आ रहा है कि d ऑर्बिटल आ चुका है। d सबशेल आने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज नज़र आ जाता है। मिसाल के तौर पे p to d ट्रांजिशन, electrons on absorbing the energy, sometimes they travel from p orbital, p subshell to d subshell। इसको हम कहते हैं कि ये एक्सटेंशन हो गई है आउटर मोस्ट शेल की। लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो लैक करता है d ऑर्बिटल। फ्लोरीन के अंदर कोई d ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने आउटर मोस्ट शेल की एक्सटेंशन नहीं कर सकता। तो इसके पास जस्ट p पड़ा हुआ है और p में एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, लिहाजा इट कैन ओनली अकोमोडेट वन मोर इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को हमने लिखा है रिस्ट्रिक्शन टू एन ऑक्टेट, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो एक ऑक्टेट तक लिमिटेड हो जाता है, एक्सटेंडेड नहीं होता। d ऑर्बिटल होता अगर इसके अंदर तो वो भी एक्सटेंड हो सकता था, इलेक्ट्रॉन उस d के अंदर भी जाके एडजस्ट हो सकता था। लेकिन चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे जस्ट वन इलेक्ट्रॉन ये अकोमोडेट कर सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स इट ओनली शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। चूंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। ये कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो नहीं कर सकता। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा, उसका ऑक्टेट लिमिटेड हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ गेन करेगा। और इसकी एग्जांपल हमें मिलती है व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CF4। और इसमें देखा जा सकता है कि कार्बन जो है उस पे +4 और फ्लोरीन पे -1 × 4 या 4 × -1 भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है SF6, उसमें देखा जा सकता है कि सल्फर के ऊपर +6 है और यहां पे आप 6 × -1 कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स,
यहां से हमें पता चलता है कि फ्लोरीन जो है वो लिमिटेड है, उसका आउटर मोस्ट शेल लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है टू ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर -1 चार्ज ही हमें नजर आएगा। लेकिन जो नीचे मौजूद हैं, जो और नीचे मौजूद हैं, यानी ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। जैसे हम क्लोरीन को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, इन KClO3 potassium chlorate, so in this oxygen has -2 into 3 और potassium has +1, तो -2 into 3 क्या हो जाता है 6, यानी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इट वुड बी +1 प्लस क्लोरीन प्लस 3 into -2, टोटल हमें 0 करना पड़ता है, ये हो जाता है +1, ये हो जाता है क्लोरीन, और ये हो जाता है -6, -6 में से +1 जाता है तो -5, और -5 दूसरी तरफ जाके हो जाता है +5। सो वी कैन क्लियरली सी कि इन पोटेशियम क्लोरेट क्लोरीन कैन हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सम केसेस इट शोज +3 एज वेल। लेकिन फ्लोरीन जो है वो पेक्यूलियर बिहेवियर, बाकी ग्रुप मेंबर्स से अलग बिहेवियर, कि इट इज ओनली गोइंग टू शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है उसका ऑक्टेट। एंड नाउ फाइनल पॉइंट इज इट्स डायरेक्ट रिएक्शन विद नोबल गैसेस, जिसका पॉइंट यहां से निकलता है कि फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ही एक्चुअली वो नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट करता है। And when it reacts with noble gases, it forms fluorides of noble gases. पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जीनॉन के रिएक्शंस बड़े कॉमनली करवाए जाते हैं फ्लोरीन के साथ। तो ये फ्लोरीन के एक्स्ट्रा रिएक्टिव होने की वजह है कि वो डायरेक्ट नोबल गैसेस के साथ भी जो है वो रिएक्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ पेक्यूलियर बिहेवियर, जिसमें हमने देखा कि फ्लोरीन अपने ही ग्रुप मेंबर्स से अलग बिहेवियर शो कर रहा है, और जो मेन पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं कि इट इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स, इट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas other shows some other oxidation states. It has a very small size and it is going to make very strong bonds with other elements. Exception ये आपके सामने मैंने लिखी हुई है। So that is the point, that is the topic of peculiar behavior of fluorine. इसकी जो डिटेल आपको दी है उसको बुक्स के साथ टैली ज़रूर कीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल दी है उसमें आप उसको बुक पे नोट कर लें, जो आपके काम ही आएगी इंशाल्लाह। Dear students, that was the topic of peculiar behavior of fluorine. मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट की समझ लग चुकी होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन इज़ कंसर्न। और आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि फ्लोरीन सबसे मुख्तलिफ है, और उसकी रीजंस को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ये स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अंदर जितनी भी लॉजिक्स आपको प्रोवाइड किए हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा बुक बातें बताई हैं, उनको काइंडली अपनी बुक्स पे नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में नए नॉलेज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।